पहले पूछ रही हूँ कि लेट्स सबको स्टार्ट। ये जो पंचकोश का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? नहीं, मतलब थोड़ा गो थ्रू कोई करते थोड़ा हैं। आइडिया दे सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उस हिसाब से, हाँ मतलब। हाँ, पेज नंबर 25। नहीं, हम लोग पूरा रीडिंग कर रहे हैं क्या पंचकोश का? नहीं नहीं, रीडिंग तो पॉसिबल ही नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये स्टोरी से स्टार्ट करो या स्टोरी सबको मालूम है? स्टोरी एवरीबॉडी नोज? सब हाँ सब हाँ क्लियर कीजिए ना, सब हाँ क्लियर हाँ, कीजिए शॉर्ट गीता में जी। ले लीजिए सब चीज, कोई दिक्कत शॉर्ट में स्टोरी ले लो। नहीं। हाँ हाँ, ले हाँ, लो, लीजिए लीजिए लीजिए। लीजिए। हाँ तो आपको जो मतलब लगे वो आप स्टोरी, वैसा करो, कोई दिक्कत सुनिए नहीं। ना, स्टोरी से क्या होता है ना, थोड़ा याद रह जाता है। आपको जैसा लगे आप वैसा ले लो, कोई हाँ दिक्कत ओके, तो ये ना हमारा जो उपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद, इसके अंदर ये स्टोरी आती है। जो पिता है वो वरुण है, वरुण, और उसका जो बेटा है वो है भृगु। तो ये भृगु को क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो वो अपने फादर से पूछता है कि ये सब क्या है, अन्नमय कोश या जो इसके बारे में, सब तप के बारे में वो पूछता है भृगु। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, भृगु टू डू तपा। तो मतलब वो सब सवाल पूछता है, तो ये वरुण उनको क्या बोलते हैं भृगु को, कि गो टू द वुड्स, यानी जंगल में जाओ और अपना आंसर ढूंढो। तो भृगु क्या करते हैं ना, जंगल में चले जाते हैं और वहां पे बहुत मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करके वापस आते हैं और अपने फादर को बोलते हैं कि फादर, ये जो अन्नमय कोश है ना हमारा, ये जो फिजिकल बॉडी है ना, यही सब कुछ है। तो उसके फादर उसको बोलते हैं कि नहीं, और तू जा और आंसर ढूंढ के ला। तो वापस जाता है भृगु। तो भृगु जब वापस जंगल में जाते हैं, वापस आते हैं, तो बोलते हैं कि ये जो प्राणमय कोश है, ये ही सब कुछ है। फिर वापस आ जाते हैं। तो वापस आने के बाद उनके फादर उनको बोलते हैं, नहीं, अगेन गो टू वुड्स एंड फाइंड द आंसर। तो भृगु वापस जाते हैं जंगल में, और तीसरी बार आते हैं तो उनके फादर को बोलते हैं कि मनोमय कोश जो है वो ही सब कुछ है हमारा। तो उनके फादर बोलते हैं ठीक है, लेकिन वापस तू जा। तो वापस भृगु जंगल में जाते हैं, और वहां से आकर वो बोलते हैं कि विज्ञान में जो कोश है वो ही सब कुछ है। फिर उनके फादर के साथ वापस उनका डिस्कशन होता है, और फिर वो वापस जाते हैं। ऐसे करते यहाँ पे लिखा है देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में, देन टेल मी व्हाट इज ब्रह्म। ही रिस्पॉन्ड, गो टू जंगल एंड डू तपा फॉर 12 years। तो उनके फादर उनको वापस भेजते हैं जंगल में, और भृगु वापस जंगल में जाते। तो जब भृगु जंगल में जाते हैं तो वापस आते ही नहीं है, वो कभी नहीं आते वापस। तो उनको फादर को टेंशन होती है, तो वो फादर जाते हैं जंगल में। फादर कौन थे? फादर का नाम क्या है? वरुण, वरुण। हाँ, तो ये वरुण जो है ना, वो खुद जाते हैं जंगल में, और जंगल में जाते ढूंढते ढूंढते बहुत आवाज लगाते हैं, लेकिन भृगु तो सुनते ही नहीं है। फिर उनको भृगु दिख जाते हैं। तो भृगु उनको दिखते हैं ना, तो भृगु को आवाज लगाते हैं, लेकिन भृगु डांस कर रहे थे। तो डांस करते हैं, लेकिन वो अपने फादर को, मतलब उनका ध्यान ही नहीं है। फिर उनके फादर उनको हाथ लगा के पूछते हैं कि भृगु, कि तू घर पे क्यों नहीं आया? तब भृगु उनको बोलते हैं कि मुझे ये जो ब्राह्मण है, ये जो आनंदमय कोश है, ये मुझे मिल गया है। तो उनके फादर उनको पूछते हैं, तभी ये वाला जो है कि 12 years, देन टेल मी व्हाट इज ब्रह्मा। ही रिस्पॉन्ड, गो टू जंगल एंड डू तपा। तो यहाँ पे भृगु है ना, अपने फादर को बोलते हैं कि जंगल में जाओ और तप करो और ढूंढो 12 साल कि व्हाट इज ब्रह्मन। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब भृगु अपने फादर को आंसर नहीं देते हैं डायरेक्ट, वो फादर को, जैसे फादर ने उनको बोला ना, वही सेम ट्रीटमेंट वो फादर को देते हैं। मतलब जो पिताजी ने दौड़ाया तो वो पिताजी को दौड़ा देते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब तो याद उसने रहेगा फिर। हाँ, और तो उसने फादर को बोला। सावन सर की लैंग्वेज में, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। हाँ Basically, एग्जैक्टली। आप खुद वो एक्सपीरियंस करो। यस यस यस। तो वो वहां मीन्स पे जाते हैं, और हाँ, तो वो बाद में उसका क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन ये तैत्तरीय उपनिषद का कॉन्सेप्ट है। वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन, मोस्टली हर साल आता है, अलग अलग रूप में आता है। कभी तैत्तरीय उपनिषद बोलते हैं, कभी कुछ त्रिदोषा के साथ उसको कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो ये पंचकोशा का जो कॉन्सेप्ट है, ये तैत्तरीय उपनिषद से लिया है, और ये डायलॉग है बिटवीन फादर एंड सन, बिटवीन वरुण एंड भृगु। ओके। हाँ, उसके बाद में जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसमें एक दिया हुआ है देखो, ऊपर से 4th 5th लाइन। द सॉरी, ओनली, मतलब पूरा नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं है। द ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी दैट इज ब्राह्मण, जो हमको हमेशा आता है। अनु जी, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी आपको कि जो क्वेश्चन मोस्टली जो आता है वो क्या फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं? सेम क्वेश्चन। यही
ये पंचकोशा जो है वो कहाँ से लिया हुआ है, कौन से उपनिषद से? तो जब ये क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू राइट द होल स्टोरी. नहीं 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 नहीं, ट्रू और फॉल्स में आता है ये तो। ओके. हाँ, मतलब पंच महाभूत के जगह पे पंचकोशा के जगह पे पंच महाभूत लिखते हैं। हाँ, तो ये मिला सबको। हाँ मिला। सेकंड पैराग्राफ में देखिए, we will try to understand Advaita Vedanta philosophy which help us in understanding the concept of Panchakosha in a better way. Advaita Vedanta, the non-dual philosophy, believes in the only one ultimate reality, that is Brahman. समझ में आया? मतलब ये जो अद्वैत वेदांत है ना, ये किस में बिलीव करता है? वन ड्युअलिटी, अद्वैत। और जो उसके बाद में जो नीचे लिखा है, सांख्य एंड योगा दर्शन अद्वैत philosophy which believes in dual principle. हेलो, हाँ जी आ रहा है क्लियर। ये समझ में आया? हाँ आया समझ में. द्वैत और अद्वैत यस स्मिता समझ में जी. आया? यस यस स्मिता जी. हाँ, तो अद्वैत मतलब क्या? सिर्फ ब्राह्मण है। सिंगल ब्राह्मण एंड वन डुअलिटी, मतलब डुअलिटी. एक हाँ ही में विश्वास करता है कि ब्राह्मण है और सांख्य हाँ द्वैत है हाँ कि उसमें टू पुरुष और डुअलिटीज. हाँ, हाँ, तो इसके पर भी क्वेश्चन आता है कि योग और सांख्य ये ड्युअलिटी में बिलीव करते हैं। योग और सांख्य एक ही है। एक ही मतलब योग है वो प्रैक्टिकल फॉर्म है, और सांख्य है वो, फिलोसफी। हाँ, मतलब लिखा हुआ है सब। तो ये दोनों एक ही है, योग और सांख्य। तो ये क्या बिलीव करते हैं? बहुत्व। बहुत्व वालों को टिक कर लो। ये जो लाइन है ना, मतलब थर्ड से लेके नीचे तक लाइन आएगा, द ओनली वन अल्टीमेट जो लिखा है ना, वो लाइन कर लो। और ये पुरुषा बहुत्व, मतलब सांख्य क्या बोलता है कि बहुत सारे पुरुषास है। मतलब एक पुरुषा मेरे में है, एक अभिषेक में है, एक आप में है, सब में, ऐसे सब में पुरुषा है, एक 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 एक। इसलिए बहुत्व बोलते हैं उसको, और इसके पर क्वेश्चन आता है। और ये जो अद्वैत वेदांत है वो बोलता है कि पुरुष क्या है? एक ही है। अद्वैत यानी एक ही। तो मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो शंकराचार्य ने बोलना है, शिवोहम कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूँ, वो इसमें आएगा। तो शंकराचार्य अद्वैत वाले। हाँ हाँ, वो आगे आएगा, लेकिन ये अच्छा। चैप्टर बहुत ही बड़ा है। ओके तो अभी ये इसको टिक मार्क कर लो, इसके पर क्वेश्चन आता है इसलिए। ओके थैंक यू। हाँ, उसके नीचे भी लिखा है, ब्राह्मण इज द ओनली वन एंड इज द एग्रीगेट ऑफ आत्मा तत्व इन एवरी जीवा, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब इसमें क्या बोलते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, सब में जीव है। फिर लिखा ऑफकोर्स सांख्य एंड योगा टू एक्सेप्ट सेम। और सबसे नीचे लिखा है देखो, बट द चैतन्य डजंट एक्सप्रेस इन दोज एज सो मच ऑफ तमस। ये यहाँ पे एक बहुत सवाल है डीप। मेरा, मीठा एक हाँ सवाल है। क्या द्वैत हाँ, वाले बोलिए। द्वैत वाले नॉन लिविंग में ब्राह्मण माने मानते हैं कि नहीं मानते वहां पे? मानते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा है। अच्छा, लेकिन वो अद्वैत अपने वाले को, भी मानते हैं, अद्वैत वाले भी मानते हैं। लेकिन इसमें लिखा है चैतन्य डजन एक्सप्रेस इन दोज एज सो मच ऑफ तमस डोमिनेंस इन दोज, कि बहुत सारा तमस होता है उसमें। उसके बाद में ना सेकंड लाइन पे लाइन कर लो सब लोग, वी आर ऑल ब्राह्मण ओनली। ये हमेशा पूछा जाता है, मतलब अलग अलग फॉर्म में। 26 पेज पे है ना, सेकंड लाइन, वी आर ऑल ब्राह्मण ओनली इवन दो ब्राह्मण इज द ओनली वन, वी सी मल्टीप्लिसिटी इन द वर्ल्ड कॉज ऑफ अविद्या। कर लिया लाइन? हाँ जी। हाँ, अभी जो ये प्रातिभाषिक सत्ता है, मैं रीड नहीं कर रही हूँ, रीड कर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो प्रातिभाषिक सत्ता है, ये प्रातिभाषिक सत्ता क्या है कि ये हमको क्या कराती, इल्यूजन कराती है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है भाषिक, भास। तो मराठी में एक वर्ड है भास, मराठी वाले कोई है क्या? तो भास यानी क्या, इल्यूजन, कि हमको सिर्फ भास होता है, रियल में कुछ होता नहीं है वहां पे, लेकिन हम भास करते हैं कि यहाँ पे कुछ है। तो ये प्रातिभाषिक सत्ता है। प्रातिभाषिक सत्ता रिफर्स टू द इल्यूजरी एग्जिस्टेंस। इसके पर लाइन करना है। प्रातिभाषिक सत्ता जो फर्स्ट लाइन है ना, हाँ बरोबर है। हाँ, उसके पर लाइन कर लिया। हाँ जी। हाँ, अभी है ना ऊपर से फिफ्थ लाइन में आई है,
In an illit room, one may perceive a rope as snake. The snake here is an imagination which does not exist in reality. मिला सबको? मिला मिला। हाँ, ये हमेशा नितिन सर भी बताते हैं, सावंत सर भी बताते हैं कि रूम है, अंधेरा है जिसमें, तो वहां पे एक रोप है, रोप, लेकिन हम क्या, अगर हम वो रूम में एंटर होते हैं सपोज, तो हमको क्या लगता है कि ये स्नेक है। बरोबर। तो स्नेक है तो हमको क्या लगता है, डर लगता है, परस्पिरेशन हो जाता है, पसीना आ जाता है, डर लग जाता है। लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि ये सब झूठ था। ये सबके ऊपर लाइन कर देंगे तो भी चलेगा। ओके। That is existence of snake cannot be denied because it does create fear in the mind. So even if the object is illusory, reaction created by is real. Their existence cannot be denied. उसके नीचे लाइन है, it was प्रातिभाषिक सत्ता on the level of imagination. The object as प्रातिभाषिक सत्ता level are perceived as if real, even though they do not exist in the real world. They are individual experiences and imagination. तो ये सबके अलग अलग होंगे? हाँ ये सबके अलग अलग होंगे एक्सपीरियंस? हाँ 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 हाँ। तो ये प्रातिभाषिक सत्ता है और इसके लिए ये एग्जाम्पल याद रखना है। इलिट मतलब कि अंधेरे वाला रूम है और उसमें कोई जाता है सांप तो। और रस्सी वाला। हाँ हाँ। हम्म। लेकिन इसमें अगर मैं थोड़ा सा टाइम लेके दूसरा कुछ बताऊं तो चलेगा? हाँ 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 बताओ। टाइम है? हाँ हाँ मतलब हम्म। हाँ, मतलब जो तुलसीदास थे ना, तुलसीदास जिन्होंने सब दोहे लिखे हैं, उनकी शादी हो चुकी थी। तो शादी के बाद में उनकी जो पत्नी है, शादी के लिए बाद में थोड़े टाइम के, बहुत मतलब बहुत टाइम के बाद वो ना अपने मायके गई हुई थी, तुलसीदास जी की पत्नी। तो ये जो तुलसीदास है ना, वो क्या करते हैं, उसके मायके जाते हैं। तो मायके में भी पर्टिकुलर उनकी जो रूम होती है वहां वो जाते हैं पत्नी के पास। तो बीच में बहुत बड़ा तालाब आता है। तो वो क्या करते हैं, वो तालाब को पार करते हैं और वहां पे ना, मतलब उनकी पत्नी का जो रूम होता है और नीचे तालाब, उसके बीच में ना एक बहुत बड़ा सांप होता है। तो ये तुलसीदास जी क्या करते हैं ना, सांप को पकड़ते हैं वो, और सांप को पकड़ने के बाद में वो चढ़ के, ऊपर चढ़ के पत्नी के रूम में चले जाते हैं वो। तो उनकी पत्नी उनको देखती है और उनकी पत्नी उनसे थोड़ा गुस्सा हो जाती है, और उनकी पत्नी उनको गुस्सा करती है और उनकी पत्नी उनको बोलती है कि जैसी प्रीत हराम से, हराम यानी कि मैं स्त्री, मतलब उस टाइम की बात है ये, कि जैसी प्रीत हराम से वैसी हरि से होए। तो जैसी आपको मेरे से प्रीत है ना, वैसी आप हरि से करो। कि आप इतना बड़ा सांप जो था उसको देखा नहीं आपने, बाद में वो बताती है उनको कि ये देखो, ये रस्सी नहीं, ये सांप है, ये आप इसको पकड़ के ऊपर तक चढ़े आए, नीचे इतना बड़ा तालाब है, तो आपको मेरे में इतनी आसक्ति है जो आप इतने चढ़ के आ गए ऊपर तक। तो ये भी एक इल्यूजन है। तो उसके बाद में तुलसीदास जी को ज्ञान होता है, सब छोड़ते हैं और फिर वो क्या करते हैं, सब दोहे लिखते हैं। तो ये एग्जाम्पल से ये आपको याद रहेगा, और कुछ नहीं है, कि प्रातिभाषिक सत्ता में सब इल्यूजनरी है। उसके बाद में दूसरी सत्ता है व्यावहारिक सत्ता। तो व्यावहारिक सत्ता में क्या है, जो हम और आप अभी जो जगत में हम लोग जिंदा है सब लोग, वो व्यावहारिक सत्ता है। कि जिसमें हमको, जैसे कि हम अभी एक घर में रह रहे हैं, हमको लगता है ये मेरा घर है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, जो सब इल्यूजनरी है, लेकिन हमको लग रहा है ना हमारा है। हाँ या ना? वास्तविक में जो सच है वही है। हाँ, मतलब हमको सबको ये वास्तविक है। अभी व्यवहार, हम सब व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार पता है ना सबको, कि ये बरोबर। हम व्यवहार में जी रहे हैं अभी हम, बराबर है। हम्म। तो हमको लग रहा है कि ये सब सच है। जैसे एक छोटे बच्चे, जैसे अभी तो नहीं है, लेकिन हमारे जमाने में क्या होता था ना, कि हम जब छोटे थे ना, तो हम लोग घर घर खेलते थे। अपने घर से सब लेके आते थे, सामान वगैरह, छोटा छोटा खाना वगैरह लेके आते थे, और फिर 2-3 घंटा खेल के सब अपने अपने घर चले जाते थे। तो हम बच्चे थे, हम खेल रहे थे, लेकिन हमारे जो मम्मी पापा बड़े थे, उनको क्या लग रहा था, उनको पता था ना कि ये बच्चे तो खेल खेल रहे हैं। तो सब क्या है, झूठ झूठ मूठ का खेल है ये। तो वैसे ही ये व्यावहारिक सत्ता में हम लोग खेल खेल रहे हैं, सब लोग अभी, हमारी मेरी आपकी सबकी बात कर रही हूँ, सबको लगता है कि हम यहाँ पे खेल खेल रहे हैं। लेकिन जो भगवान है, गॉड है, उसको तो मालूम है कि ये सब खेल खेल रहे हैं, ये मेरा बनाया हुआ खेल है और ये सब खेल खेल रहे हैं। और इसको क्या कर रहे हैं, सच मान रहे हैं। तो ये सेकंड वन इज व्यावहारिक सत्ता। इसमें ना ये ऊपर से फोर्थ लाइन सिर्फ मार्क करनी है,
Objects can be shared by many or transition of object give and take is possible. मतलब ये व्यवहार है ना, तो व्यवहार में हम लोग गिव एंड टेक करते हैं ना, तो ये सचमुच में हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, झूठ नहीं है ये सब. They are all real object as the convention व्यवहार is possible with them. इसमें नीचे पूरा सब लाइन करोगे तो भी चलेगा, मतलब ये कन्वेंशनल रियलिटी है. और सबसे नीचे का जो लाइन है वो लाइन करना है. This Maya is nothing but the avidya at universal level. ओके. हाँ, कुछ समझ में आया? माया अविद्या. लास्ट आया, लाइन, समझ में आया. लास्ट लाइन अभिषेक. अभिषेक बोलोगे. तो ये माया जो है वो क्या है? अविद्या है. कोई सवाल मुझसे कुछ पूछा क्या? हाँ मतलब, हाँ चेक कोई कर बात रहे नहीं. थे राजा, तुम हो कि गए. अच्छा, बच्चे को नहीं सुला नहीं देता हूँ. नहीं, सुला दो. उसके बाद में देखो, अविद्या के ऊपर ही दिया हुआ है. नेक्स्ट पेज पे 27 में फर्स्ट पैराग्राफ. हाँ जी. हाँ, तो ये अविद्या रिमूव कैसे हो गया? अविद्या इज रिमूव्ड बाय सेल्फ रियलाइजेशन. A yogi start experiencing oneness in everything and has the experience of aham brahmasmi, himself being Brahman. मतलब ये जो योगी जो होते हैं ना, ये इसको जल्दी से समझते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं और अपने आप को ब्रह्म समझ लेते हैं. उसके बाद में थर्ड वन है वो पारमार्थिक सत्ता है. और ये पारमार्थिक सत्ता जो है ना, ये नीचे पेज में भी दी हुई, बहुत बड़ा है ये. तो पारमार्थिक सत्ता में क्या है? What is it that is not bound by time and space? What is the ultimate reality? Vedanta says that there are three different words explain the essential nature of Brahman. They are Sat, Chit, Anand. These three are not bound by time and space. They are all pervasive, not bound by space. They are eternal, not restricted by time, cannot be destroyed. जो हम लोग बोलते हैं ना, सर्वव्यापी है, जो हम लोग पुरुषा के लिए भी जो बोलते हैं यही वर्ड, इटर्नल है, ऑल परवेजिव है, ये सब इसमें आएगा. और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी टाइम एंड आर देयरफॉर डिनोटेड एज ब्राह्मण. These three are not different but are the aspect that one ultimate reality. This is पारमार्थिक सत्ता. मतलब पारमार्थिक सत्ता यही है कि सब वननेस है. और क्या सत्य है? सत, चित, आनंद. ये नीचे भी दिया है. सत्य यानी एग्जिस्टेंस, चित्त यानी नॉलेज, और थर्ड आनंद यानी ब्लिस. और यही चित्त जो पतंजलि योग सूत्र में बोलते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध. योगेन चित्त वृत्ति निरोधा. हाँ, तो वो यही है. और उसके बाद में ये अभी जो कॉन्सेप्ट, ये तीन हो गया. कौन सी तीन सत्ता हो गई? पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभासिक. First- प्रतिभासिक first है one- पहला, प्रतिभासिक, हाँ, व्यवहारिक और पारमार्थिक. प्रतिभासिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक. पारमार्थिक. पारमार्थिक सत्ता, ये तीन सत्ता हो गई. जी. उसमें फर्स्ट वन इल्यूजनरी है, सेकंड वन रियल है लेकिन रियल रियल नहीं है. है. सेकंड वन रियल है लेकिन रियल नहीं है. हाँ. हाँ, और ये थर्ड वन जो है परमार्थिक सत्ता. तो परमार्थ को उसका परमार्थ में भी लेके जा सकते हो, भगवान के ऊपर. इसमें और ये जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान ब्रह्मन का होने लगता है ना. हाँ हाँ सच्चिद आनंद मीन्स इसमें इस हाँ. अवस्था में थोड़ा हमें ज्ञान हो जाता है रियलिटी हाँ. से कि ये भगवान है, मतलब ब्राह्मण है. और सच क्या है? सिर्फ ब्रह्मन ही सच है, बाकी सब झूठ है. झूठा है. हाँ. हाँ, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है स्पेस, टाइम और स्पेस, ये दो चीज सच्ची है, टाइम हाँ, और हाँ. स्पेस. इसके नीचे लाइन करना है कि टाइम और स्पेस ये रियलिटी है, जो Okay. जिसको हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं ना. हम्म. उसके बाद में है अद्वैत वेदांत. तो अद्वैत वेदांत भी बहुत डीप है, इसमें बहुत टाइम लगेगा. तो इसमें भी आप यही सोच रहे हो, ये जो सच्चित आनंद दिया है ना, इसी वही. को इसमें इन लोगों ने बाइफरकेट किया हुआ है. और उसमें देखो नीचे लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ नीचे से थर्ड लाइन, दिस एसेंशियल ब्लिसफुलनेस इज नथिंग बट पारमार्थिक सत्ता, द ब्राह्मण इन व्यवहारिक सत्ता. We don't realize the all-pervasive eternal nature of these three aspects: existence, knowledge, and bliss of the ultimate reality, Brahman, because of avidya और माया. और इसी में ना ये अद्वैत वेदांत लिखा हुआ है ना सेकंड पैराग्राफ में,
इसमें इसमें एक वर्ड देखो, ओमनी प्रेजेंट मिला, ऊपर से थर्ड लाइन सेकंड पैराग्राफ, अच्छा। ओमनी प्रेजेंट हम्म। यानी वही सर्वव्यापी। उसके बाद में नीचे है ये अविद्या अने माया, ये जो दो है ये क्या है, इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जो इसमें आगे आएगा कि भगवान श्री कृष्ण है ना, इन्होंने ये माया का पर्दा डाला हुआ है, हम्म, वेल, वेल बोलते हैं ना, ये अविद्या और माया का वेल डाला हुआ है। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी थ्रू मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, इसमें भी बहुत है आगे देखो। फोर्थ लाइन पे आओ, आकाश वायु अग्नि जला पृथ्वी आर मैनिफेस्टेड एंड दे आर एग्जिस्टिंग इन 100% प्योर फॉर्म, तन्मात्रा आर सेटल एलिमेंट। मतलब ये वेदांता में भी यही दिया हुआ है, वेदांता देखो ऊपर, अकॉर्डिंग टू वेदांता। ये पढ़ू क्या थोड़ा सा कि आगे जाने दूं? अच्छा पॉइंट है तो पढ़ सकते हैं, नॉलेज वाला है थोड़ा सा तो पढ़ हाँ, लेंगे तो मतलब नहीं ये कैसा ना, यही आगे ना आत्म तत्व आगे से भी जाके यही रिलेट। हाँ सुनो, आकाश में भी यही आएगा, आत्म तत्व में भी आगे यही आएगा, कहेंगे। हाँ। और जो योगिक काउंसलिंग है आगे उसी में भी यही आएगा हम्म कि आप अगर किसी का योगिक काउंसलिंग करते हो तो आपको अगर ये पॉइंट पता है तो ही कर पाओगे ना। हम्म तो इसमें क्या दिया, इवन इफ वेदांता, अद्वैत वेदांता इज टेलिंग अस दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज वन, वी One. फेल टू सी एंड परसीव द वर्ल्ड इन प्लूरलिटी। Let us understand the process of manifestation of world explained in Vedanta. According to Vedanta, initially 5 तन्मात्रास, सेम जो हमारे है वही, हम्म, और यही सेम तन्मात्रा सांख्य में भी आते हैं। हाँ। हाँ, और अभी उसमें नीचे से थर्ड लाइन पे जाओ, द प्रोसेस ऑफ पंचीकरण, उसके नीचे अंडरलाइन करो, पेज नंबर, पेज नंबर पेज नंबर 27. 27, नीचे से थर्ड लाइन। हमेशा आता है, कुछ ना कुछ अलग फॉर्म में आता है। The process of panchikaran has not yet taken place. Then Vedanta talks about avidya, which is also known as Maya. माया। Avidya is the individual level and Maya is on universal level. माया पूरे संसार के ऊपर छाई हुई है, और अविद्या छाई हुई। किसके ऊपर? अविद्या मेरे ऊपर है, सिर्फ अपने आप। हाँ। सिर्फ अपने आप के ऊपर है। रॉन्ग नॉलेज जो हम बोलते हैं ना, रॉन्ग नॉलेज, Wrong. अविद्या। अविद्या। हाँ, मतलब हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि मैं क्या हूं बोल के। Triguna, and these triguna are transferred to tanmatra. Now all the 5 tanmatras are having sattva, rajas and tamas guna. According to Vedanta, this is the first level of manifestation. हम्म हाँ, अभी उसमें नीचे है ना, इसमें लाइन कर दो, सत्व गुणा इज फॉर नॉलेज, ऊपर से 5th लाइन, हम्म सत्व गुणा इज फॉर नॉलेज, ज्ञानेन्द्रिय are giving us knowledge, therefore it is understood that there are manifestation of sattva guna. From sattva guna of akash tanmatra, तन्मात्रा क्या क्या आती है, श्रोत्रेंद्रिय जो आकाश का एट्रीब्यूट है, सुनने वाला शब्द, ये यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, सब पे अंडरलाइन कर दोगे तो चलेगा। और ये ना पूरा बहुत बड़ा है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया को एक्सप्लेन क्लिक किया हुआ है यहाँ पे। हाँ, और नीचे भी वही है, 3 शरीर दिखाए देखो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। हाँ, कारण शरीर। उसके बाद में पीछे पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 29। तो 29 में कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोशा, ये बहुत बड़ा है, बहुत यहाँ बड़ा। से ये आप लोग पढ़ लोगे ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोशा पैराग्राफ। मैं ये कह रहा था हाँ, कि पंचकोश तो मिड टर्म में पूरा आ ही चुका है एक बार, है ना? नहीं आया और मिड टर्म कहाँ में आया? एक एकाकी क्वेश्चन आया। सुनिए ना, एक फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं आई थी। नहीं, मतलब वैसे अच्छा पंचकोश था नहीं अपना मिड टर्म में कुछ भी सिलेबस नहीं में? था ना मिड टर्म में, था बट आया नहीं था ज्यादा। अच्छा। नहीं उन्होंने लिखा नहीं था मैम, कोर्स में नहीं दिया था, पोर्शन में, नहीं था, पोर्शन में था लेकिन नहीं आया था, और अभी फाइनल नहीं में दिया हुआ है। हाँ हाँ।
हाँ, तो ये तो अभी ये पहला वाला जो है अन्नमय कोशा, 5 लेयर ऑफ शीथ। हाँ, तो उसमें सबसे फर्स्ट है वो क्या है, अन्नमय कोशा है, अन्न में। जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जिसको हम स्थूल शरीर भी बोल सकते हैं। और इसी में देखो फर्स्ट लाइन है ना, पेज नंबर 30 पे फर्स्ट लाइन, हाँ वो सब लाइन कर लो। रक्त, रस, मनसा, मेद, हाँ अस्थि, मज्जा, सूत्र। हाँ, ये लाइन कर लो। और इसको मैंने ऐसे याद रखा है रामा शुक्रा, मतलब RRMMAA। नहीं, ये तो याद ही होगा। हाँ याद, हाँ। हाँ। और उसके बाद में यहाँ पे लाइन करनी है, देखो ये पेज नंबर 30 में ऊपर से 5th 1 2 3, हाँ बोलिए। 6 अन्नमय कोशा कंसिस्ट से वहां से लेके हाँ, ये यहाँ तक पार्ट ऑफ अन्नमय कोशा। ओके। मतलब ये अन्नमय कोशा जो है अपनी कौन सी सिस्टम, हमारी जो अलग अलग सिस्टम है अलग उसके पर कैसे इफेक्ट करते वो बताया हुआ है। हम्म फिर सेकंड वन है प्राणमय कोशा, हम्म और उसका फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करना है, प्राणा इज द लाइफ एनर्जी। यस। मतलब जो फर्स्ट कोशा है, हमको लगता है कि ये हमारा फिजिकल बॉडी है, लेकिन वो हम नहीं है। तो हम क्या है, तो हमको लगता है कि जैसे भृगु ने ढूंढा कि प्राणमय कोशा हम लोग है, तो प्राणमय कोशा भी हम लोग नहीं है। और ये जो प्राणमय कोशा है, इसमें पंच प्राण सबको मालूम है ना। ये क्रियात्मक भी बोलते हैं ना इसको, कभी कभी आ जाता है कि क्रियात्मक कोश कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन। क्रिया, हाँ शायद आया था 1-2 बार क्रियात्मक। हाँ, तो इसमें अंडरलाइन करना, भले सबको मालूम ही है, लेकिन इसमें देखो हाँ, प्राणमय कोशम में ऊपर से 4th लाइन, प्राणा एसोसिएटेड विथ ब्रीदिंग प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस। अपाना अपान, एसोसिएट विथ एक्सक्रीटरी फंक्शन, समान, ये हमने डाइजेस्ट। किया हुआ है पहले। हाँ, समाना व्हेन कैरीज आउट द डाइजेस्टिव फंक्शन। उसके बाद में है व्याना व्हेन ऑपरेट्स एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। और उदान, उदाना एसोसिएटेड विथ, नर्वस। हाँ, nervous system and other important function, and it transcendent सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म फिजिकल, शरीर। हाँ ये सूक्ष्म शरीर है, ये फिजिकल बॉडी नहीं है। और इसी में आगे आएगा ये जो पंच प्राणा हो गए ना, इसी के उप प्राणा है 5, नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकाल, धनंजय। हम्म तो ये जो पंच प्राणा है, उप प्राणा, ये कर्मेंद्रिया से रिलेटेड हम्म है ना। हाँ, तो वो क्या है, सूक्ष्म शरीर है। ओके। हाँ, और अभी तो लास्ट की जो, हाँ नहीं नहीं, ठीक है, बोलिए। लास्ट में जो 3 लाइन है ना, ऐसे तो पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, लेकिन नीचे दिया हुआ देखो, प्राणा गवर्न्स द माइंड टू परहैप्स फॉर द सेम रीजन प्राणमय कोशा इज इन बिटवीन अन्नमय एंड मनोमय कोशा। और इसी हाँ, वजह से जो प्राणमय कोशा है ना, अन्नमय और मनोमय के बीच में दिया हुआ है। नहीं टसल नहीं है, सॉरी। मेडिकल साइंस डजंट रिकॉग्नाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्राणा और एनी अदर कोशा, लेकिन ये जो है ना, प्राणा गवर्न्स द माइंड टू, मतलब ये प्राणा है जो यही हमारे माइंड को गवर्न करता है। गवन करते हैं। हाँ, इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं बॉटल का, कि आधी पानी की भरी हुई बॉटल है, उसको आपने शेक किया एकदम, और फिर उसको रखा टेबल के ऊपर, तो उसको सेटल डाउन होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा ही ना। हाँ, वो है, क्योंकि वो शेकी है ना, तो वैसे ही देखिए हमारा, हिल रहा है। हाँ, हाँ तो वैसे ही हमारी बॉडी अन्नमय कोश, बंद है। प्राणमय कोश, ये जब शेकी सब है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मेडिटेशन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए वो है ना, चले वाते चले चित्तम, चित्तम, निश्चले चले निश्चलम निश्चले भवे। भवन। हाँ योगी तो, स्थान आपनोति। हाँ तो हाँ वही योगी स्थाणु आप स्वप्नोति। उसके बाद में मनोमय कोशा। तो ये मनोमय कोशा क्या है, कुछ नहीं है कि हमारे विचार यहाँ पे आते हैं मनोमय में, सब अलग अलग। इसमें भी ये यहाँ से लाइन करना है, दिस इज द मेंटल बॉडी एंड इट इज द फंक्शनिंग ऑफ माइंड, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मेंटल और सेटलर लेवल। तो ये भी सूक्ष्म शरीर है, जैसे प्राणा वाला सूक्ष्म शरीर, ये भी सूक्ष्म शरीर है। और इसमें एक ही है कि हम लाइक्स और डिसलाइक्स करते हैं, कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है, मनोमय। और जो विचार आते हैं सब। और उसके बाद में विज्ञानमय कोश इज एसोसिएटेड विद विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि हायर इंटेलिजेंस नोन एज कॉन्शियस
एंड एसोसिएटेड विद सूक्ष्म शरीर, ये भी सूक्ष्म शरीर है। और ये जो विवेक बुद्धि जो है, यही अभी हमने किरण मैम ने हमको जो बताया ना, जीरंटोलॉजी में उन्होंने बताया, देखो विवेक बुद्धि, तो ये विवेक बुद्धि यही है। अभी ये विवेक बुद्धि में भी एग्जांपल देना है, टाइम है कि स्टॉप करते हैं? बता दो भाई, फटाफट बता दो। अभी देखिए कहाँ सब लोग टाइम है, बोले 10 दिन में तो पेपर होना है। नहीं नहीं, अभिषेक जी की मीटिंग है भाई, वो चालू रखना चाहते हैं कि नहीं रख चाहते हैं? क्योंकि 5:30 था ना, 3:30 to कर लो 4:30। अगर पूरा करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसमें मनोमय और विज्ञानमय, ये विज्ञानमय कोश जो है यही विवेक बुद्धि है। और ये विवेक बुद्धि हर जगह आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज है, बराबर है, तो उसमें क्या करना है कि वो मतलब गुलाब जामुन सामने पड़े तो मन बोलता है कि खा लो खा लो खा लो, लेकिन मेरी जो विवेक बुद्धि है वो क्या बोलेगी, नहीं मुझे डायबिटीज है, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो उसी का एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 32 में। योगाभ्यास का। हाँ देखो, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, अवर पेज नंबर 31 की लास्ट लाइन, our mind knows that we should get up early and do yoga class regularly to maintain health. Mind decide to get up early, but in the morning it is mind only that attempts us to snooze the alarm and go back to sleep. तो आगे नहीं पढ़ती हूँ, तो इसी में ये विवेक बुद्धि जो है आपकी वो जागृत होगी, तो वो विवेक बुद्धि आपको बराबर से उठाएगी और आप बराबर से अपना योगाभ्यास करोगे। तो आई एम इंटेलेक्ट, दिस शीट ऑल्सो कवर्स द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण का जो असली जो नेचर है वो ये विवेक बुद्धि में आ जाता है। उसके बाद में है आनंदमय कोशा, तो ये आनंदमय कोशा जो है ना वो यही है, सच्चित आनंद। उसमें ये सेकंड लाइन मतलब फर्स्ट से ही कर सकते हो, आनंदमय कोशा, वी डू नॉट परसीव ब्राह्मण एज सच्चित आनंद बट परसीव दीज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ शीत एंड वी सी द मल्टीप्लिसिटी बिकॉज ऑफ अविद्या। अविद्या के कारण ये सब ज्यादा हमको दिखता है, मल्टीपल। और इसी में आगे ये भी आता है, अविद्या बिकम्स द कॉज फॉर ऑल अदर एलिमेंट्स टू मैनिफेस्ट इन अर्लियर कोशा। और ये क्या है, सुषुप्ति अवस्था है, वहां पे लिखा है, देखो अंडरलाइन कर लो। तीन जो अवस्था होती है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो उसमें तो ये सुषुप्ति अवस्था है। और जो हमने 3 शरीर देखे ना, तो ये कौन सी बॉडी है, कॉजल बॉडी, कारण शरीर, कारण शरीर। तो इस पे लिखा हुआ है देखो, कॉजल बॉडी, द कारण शरीर in the state of deep sleep। तो ये जो सुषुप्ति है इसमें बाकी के 4 कोश नहीं होते हैं, लेकिन ये आनंदमय कोशा होता है। तो आनंदमय कोशा में इतना ही कहना है कि ये जो आनंद है वो मैंने गुलाब जामुन खा लिया और मुझे जो आनंद आया वो आनंद नहीं है, ये जो ना खा के जो अच्छा लगा अंदर वो है आनंद। हाँ तो मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जैसे भृगु था, भृगु ने जब 12 साल मेडिटेशन किया तब उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, सब ज्ञान। तो वैसे ही आनंदमय कोशा का ज्ञान भी कभी प्राप्त होगा जब सारे जब बहुत मेडिटेशन करेंगे। मीता, हाँ पिछले 5-6 दिन से मेरे को रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही थी और 5-6 दिन से मैं अपने आप को रोका, लेकिन कल रात को वो खा लिया। चला गया। तो मतलब हाँ, तो मनोमय मतलब जीत गया, विज्ञान में बेचारा टपक गया। हाँ, विवेक बुद्धि बोल सकते हैं आप इसको। हाँ, विवेक बुद्धि, क्योंकि ये विवेक बुद्धि वर्ड आते रहता है इसलिए। इसके बाद में यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत डीप है, ब्राह्मण द अल्टीमेट रियलिटी। और उसके बाद में काफी इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बहुत आते हैं ना, काफी। पेज नंबर 33 है ना, हाँ उसके पर भी क्वेश्चन है। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता देती हूँ। बोलिए। क्वेश्चन ये पेज नंबर 33, हाउ आर वी रिलेटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोशा टू थेरेपी। मतलब थेरेपी में आप ये कोश को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। ओके। हाँ, फिर उसके नीचे का जो है ना, उसके पर है ना ये, व्हाट वे इज इट गोइंग टू हेल्प अस इन प्रैक्टिकल थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। पढ़ लेंगे अच्छे से इसको तो समझ ये भी क्वेश्चन है। और पेज नंबर 34 उसमें क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट वे इज इट गोइंग टू हेल्प अस इन प्रैक्टिकल थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। मतलब प्रैक्टिकल या थेराप्यूटिक एप्लीकेशन कैसे दोगे, योगा प्रैक्टिस करके ना, वही लिखा है। और
उसमें नीचे भी दिया हुआ है, देखो, व्हाट वे द योगा प्रैक्टिसेस हेल्प इन करेक्शन एट योगा लेवल, वो भी क्वेश्चन है। चलो, और यही वाला जो पंचकोशा है ना, ये जो हमारा जो ये है आत्म तत्व, महाभूता की बुक है, आत्म तत्व में है ना, हाँ बस उसी में भी हम्म। दिया हुआ है आत्म तत्व सेम में, वही चीज है। सेम यही चीज है सुरेश जी। हाँ जी। हाँ तो यही सेम जो अभी ये चैप्टर हमने छोड़ा है ना, यही चैप्टर वहां पे भी आत्मा तत्व में सेम है, जो उसमें शंकराचार्य का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लास्ट में जो दिया ना शिवोहम शिवोहम, वो सेम दिया हुआ है उसमें भी। हेलो, कौन है अभिषेक के पास? हेलो जी, छोटी जग गया बच्चा। छोटी। तो ना फीवर आ रखा है 4-5 दिन से। अच्छा, अरे बाप रे, वो इसीलिए परेशान हो रही है। हाँ। चलो चलो, रेस्ट करा दो। हाँ थैंक यू मीता जी। हाँ तो Thank अभी you. ना इसमें भी वही है, वो देख लेना, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है। ठीक है मीता जी। जी थैंक यू। आपने ओके, थैंक यू, थैंक मीता यू। जी और मीता जी आपने थैंक यू बहुत अच्छा मीता जी। समझाया है। मुझे आपकी परमिशन चाहिए ये यूट्यूब पे डालने के लिए, इतना अच्छा समझाया है, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक चलो यू बाय एवरीबडी, बाय। बाय। थैंक यू अभिषेक जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अभिषेक। बाय बाय बाय। एवरीवन, बाय बाय।